हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। अनुमान लगाइए कि आप वर्ल्ड के एक ऐसे एरिया में रहते हैं जो कि बेसिकली वर्षा वन की कैटेगरी में आता है, अर्थात यहां पर पीने योग्य पानी की पर्याप्त मात्रा है, ऐसा यूएन कहता है। परंतु उसी एरिया में निवास करने वाले आप एक नागरिक हैं और आपको डेली सुबह उठकर पानी की तलाश में, वो भी फ्रेश वाटर की तलाश में घूमना पड़ता है। और यदि आपकी किस्मत अच्छी रही तो लगभग 6 से 7 किलोमीटर के दायरे में आपको पीने योग्य पानी मिल जाएगा। और यदि 6 से 7 सदस्यीय परिवार है तो यह क्रिया लगातार चलती है, अर्थात प्रतिदिन आपको 10 से 15 लीटर पीने योग्य पानी की तलाश में जद्दोजहद करनी पड़ती है। ये हम बात कर रहे हैं कांगो क्षेत्र की, एक ऐसा क्षेत्र जो कि जाना जाता है बेसिकली अपने वर्षा वनों के लिए। परंतु डाउन टू अर्थ की एक रिपोर्ट है और साथ में ये न्यूज आई है, ये रिपोर्ट है अफ्रीका के वन स्थिति की, जो है बताती है कि DRC अर्थात डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और साथ में कॉन्गो, जो कि दोनों ही कॉन्गो बेसिन वाले क्षेत्र हैं, और इन कॉन्गो बेसिन वाले एरिया में आप पाएंगे कि लगातार जल संकट मंडरा रहा है। और ये जल संकट आने वाले भविष्य में और भी ज्यादा विकराल हो सकता है, क्योंकि यह जल संकट कंटिन्यूसली 2019 से खबरों में है, 2022 में भी आया और साथ में 2024 में इसकी स्थिति और भी ज्यादा विकराल हो गई। 2025 में इसके और अधिक बढ़ने के खतरे और अधिक बढ़ने के मायने लगाए जा रहे हैं। याद रखिएगा कि ये जो रिपोर्ट है यह बताती है कि अफ्रीका में जल संकट बेसिकली आया क्यों है, और यह पूरी रिपोर्ट आपके यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। यहां पर थोड़ी अचंभित कर देने वाली बात यह है कि अफ्रीका का वह क्षेत्र जो कि वर्षा वन है, और ऐसा वैसा वर्षा वन नहीं, अपितु यह वर्ल्ड का सबसे फेमस वर्षा वन की कैटेगरी में आता है। यानी कि पहले नंबर पर बेसिकली अमेजन वनों को शामिल किया जाता है विश्व के सबसे सघन वनों में, और सेकंड पर आता है कांगो बेसिन वाला एरिया, फिर इसके बाद अन्य आते हैं। और यहां पर आपको अनेकों प्रकार की ट्राइब, अनेकों प्रकार की जैव विविधता देखने के लिए मिलेगी। और जिस प्रकार अमेजन वनों के बारे में आप कहते हैं कि इसको कभी पार नहीं किया गया, इसके अंदर जाना मौत से खाली नहीं है, सेम एज अफ्रीका के लोग इन वनों के बारे में कहते हैं। बावजूद इसके यहां पर कई जनजातियां निवास करती हैं, परंतु यह आज का हमारा टॉपिक नहीं है, दैट इज वाई हम इस ओर नहीं मुड़ेंगे। आज का टॉपिक है कि अफ्रीका का यह क्षेत्र एक्चुअल में पानी से ग्रसित क्यों है, या फिर पानी की समस्या से ग्रसित क्यों है। अब यदि देखा जाए तो उत्तरी अफ्रीका में भी यह समस्या है, नाइजीरिया के आसपास भी यह समस्या है, दक्षिण अफ्रीका में यदि आप देखें तो वहां पर भी यह समस्या है। यानी कि यदि मैं अफ्रीका के एक मैप के अकॉर्डिंगली समझाऊं तो आपको उत्तरी अफ्रीका में भी यह समस्या विद्यमान दिखाई देती है, आपको यहां पर भी यह समस्या दिखाई देती है, कांगो के आसपास तो मिलती ही है, और दक्षिण अफ्रीका के आसपास भी यह समस्या मौजूद दिखाई देती है। इसका मेन कारण क्या है? अफ्रीका में है वो ठीक है, परंतु कांगो में क्यों हो रही है, यह थोड़ा सा डराने वाला है। डराने वाला इसलिए भी है क्योंकि भाई भारत, जो कि अक्सर अल नीनो और लानीना के प्रभाव से बहुत ही ज्यादा प्रभावित होता है, अल नीनो और लानीना से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, यहां पर भी यह समस्या आ सकती है। जब कांगो जैसे देश नहीं बचे जो कि वर्षा वन की कैटेगरी में आ रहे हैं, तो यही समस्या यदि भारत में आ जाए तो क्या हाल होगा। यहां याद रखें कि समस्या चौंकाने वाली इसलिए भी है क्योंकि यदि आप इसकी रिपोर्ट देखेंगे, ये एक महिला की फोटो मैंने लगाई है जिसमें यह बताया जा रहा है कि भाई आप देखें, एक सूखाग्रस्त इलाका है और इस सूखा वाले क्षेत्र से एक जल स्रोत से यह एक बाल्टी भर पानी निकाल रही है। कितनी ज्यादा विकराल स्थिति यह हो सकती है। इसी को यदि हम कंटिन्यू करते हैं तो याद रखिएगा कि यहां 2014 में विश्व बैंक ने एक रिपोर्ट जारी की थी, और विश्व बैंक की इस रिपोर्ट के अनुसार बताया जाता है कि एक प्राथमिक विद्यालय की महिला कुल 15% भाग या फिर 15% अपना समय पानी की खोज में लगाती है या फिर पानी को लाने में बिताती है। और यदि यही महिला माध्यमिक विद्यालय की है तो यह परसेंट 16% हो जाएगा। और इन दोनों के मायनों के अनुसार, इन दोनों ही अनुमानों के अनुसार, एक महिला अपने जीवन का लगभग 1/6 भाग घरेलू कामकाज के अलावा और अन्य कामकाजों के अलावा पानी की खोज में बिता रही है। कितनी विकराल समस्या हो सकती है। याद रखें कि यहां पर एक रिपोर्ट यह भी कहती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की रिपोर्ट है, इसमें बताया गया है, इसको UNEP कॉल किया जाता है, इसने कांगो को अफ्रीका का जल समृद्ध देश भी कहा है ना। यहां पर मैं इसको हाईलाइट करूंगा, कारण यह है कि आपको दिखना चाहिए, इसने कांगो को अफ्रीका का जल समृद्ध क्षेत्र कहा है।
और जल समृद्ध क्षेत्र कहे जाने का तात्पर्य, जस्ट अ मिनट, जल समृद्ध क्षेत्र कहे जाने का तात्पर्य कि सर यहां पर सबसे ज्यादा जल विद्यमान है। अब यदि यहां पर हम देखें तो इसके अलावा सतही जल का 50% और साथ में जल संसाधनों का लगभग 1/4 हिस्सा अकेले कांगो क्षेत्र में विद्यमान है पूरे अफ्रीका के। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन यानी कि जो FAO है और साथ में UNEP है, यहां पर इन्होंने बताया है नदी नेटवर्क के बारे में और साथ में इस नदी नेटवर्क का कांगो की भूमि पर क्या इफेक्ट पड़ता है और ये कांगो के लिए कितना महत्वपूर्ण है और यह किस प्रकार कांगो की जल आपूर्ति को पूरा करता है, इसके बारे में बताया है। अब यदि देखा जाए तो इतनी सारी विविधताओं के कारण, इतनी सारी विविधताओं के चलते कांगो में जल संकट एक्चुअल में मंडरा क्यों रहा है? तो याद रखें कि अफ्रीका में कांगो सिंड्रोम बहुत ज्यादा प्रचलित है। पूरा अफ्रीका कांगो सिंड्रोम से बेसिकली बहुत ज्यादा प्रभावित है। अब पूरा अफ्रीका नहीं तो अफ्रीका का वो भाग जो कि मध्य अफ्रीका में आता है, यानी कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, युगांडा वाला क्षेत्र, कांगो वाला एरिया, ये जो एरिया है और जहां पर विक्टोरिया झील है, विश्व की दूसरी सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, और यहां से नाइल रिवर का ओरिजिन हो रहा है। अब यहां पर नाइल रिवर के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि वैसे ही डिस्प्यूटेड टॉपिक है। यह पूरा एरिया आता तो है वर्षा वन के क्षेत्र में, आता तो है ऐसे इलाके में जहां पर फ्रेश वाटर बहुत अधिक मात्रा में विद्यमान है, परंतु फ्रेश वाटर होते हुए भी यहां पर पानी की पहुंच नहीं है, यहां पर पानी की समस्या है। और ऐसा एरिया जहां पर प्रचुर मात्रा में पानी होने के बावजूद पानी तक पहुंच की कमी होती है, ऐसे एरिया को आप नाम देते हैं कांगो सिंड्रोम का। अब इसको कांगो सिंड्रोम क्यों कहा गया है भाई? तो कांगो में ही यह बात पूरी फुलफिल हो रही है कि कांगो में वर्षा वन है, वर्षा वन दैट मींस कि यहां पर फ्रेश वाटर होना चाहिए, परंतु फ्रेश वाटर होते हुए भी जो मैंने नागरिकों की स्थिति बताई है वो नागरिकों की स्थिति यहां पर विद्यमान है। तो इसीलिए इसको कहा जा रहा है कांगो सिंड्रोम, और ये पूरी बेल्ट में है। अर्थात यदि अफ्रीका महाद्वीप का मैं यहां पर मैप ड्रॉ करता हूं तो अफ्रीका महाद्वीप के मैप के अकॉर्डिंगली यह पूरे इस रीजन में आपको दिखाई देती है। इस रीजन में आपको यह कांगो सिंड्रोम दिखाई देता है, जहां जहां पर विक्टोरिया झील है, नाइल रिवर प्रवाहित होती है और साथ में ये कांगो बेसिन वाला एरिया, यहां पर पूरा एरिया कॉल किया जाता है कांगो सिंड्रोम के अंतर्गत। आगे बढ़ें तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि सर ये जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी गतिविधि आपको देखने के लिए मिल रही है, ये हो क्यों रही है? तो जरा ध्यान से सुनिएगा कि इसके कुछ भौतिक कारण भी हैं, इसके कुछ आर्थिक कारण भी हैं। उन भौतिक और आर्थिक कारणों के बारे में डिस्कस करें उससे पूर्व मैं आपका 2 मिनट का समय लेना चाहूंगा कि भाई स्टडी IQ IAS ने अपने P2I बैचेस लॉन्च किए हैं उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जिनका भी टारगेट 2026 और 27 के UPSC को क्वालिफाई कर एक सिविल सर्वेंट बनने का है। याद रखें कि ये लॉन्ग टर्म बैचेस हैं, अर्थात प्रिलिमिनरी एग्जाम से लेकर इंटरव्यू तक का तैयारी तो आपको कराएंगे ही, साथ में यहां पर डेली सुबह 8 बजे से आपकी लाइव क्लासेस होंगी। और यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं, सबसे महत्वपूर्ण बात पर मैं आता हूं और क्योंकि यही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी पूरी की पूरी फीस रिफंड की जाएगी। और ना केवल फीस रिफंड की जाएगी, यहां पर 1 ईयर की वैलिडिटी भी आपकी बढ़ा दी जाएगी। और इस 1 ईयर की वैलिडिटी में आपकी मेंस की प्रिपरेशन, मेंस के अलावा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, SIM प्रोग्राम, ये सब कुछ इनमें इन्वॉल्व रहेगा। यहां पर आपको करना यह है कि ये बैचेस आपको बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल प्राइस में उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है स्टडी IQ IAS हिंदी ने, और ये बेसिकली प्रतिज्ञा प्लस बैच है। प्रतिज्ञा प्लस बैच का मतलब मैं आपको बता देता हूं कि कुछ नहीं करना है, आपको प्री क्वालिफाई करना है और प्री क्वालिफाई करने के साथ ही जो भी आप फीस पे करेंगे अभी AKB लाइव कोड के साथ, वह पूरी की पूरी फीस आपको रिफंड होगी। और ना केवल फीस रिफंड होगी बल्कि यदि आप वीकली टेस्ट में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और फर्स्ट रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक लाने पर आपको प्रति हफ्ते 11,000 रुपए तक दिए जाएंगे। पर याद रखिएगा प्रतिज्ञा प्लस बैच और AKB लाइव कोड यदि आप इसका उपयोग करते हैं तो ये बैचेस लगभग आपको 999 रुपए मंथली प्राइस में ये मिल सकते हैं। यदि आप इन बैचेस से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। यहां पर पूरी डिटेल्स आपको अवेलेबल करा दी जाएंगी। साथ में याद रखिएगा कि यदि इस पूरे वीडियो की PDF आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार टेलीग्राम चैनल से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहां पर
किसी भी यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट होता है तो आप यहां पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? यहां पर आप जाएंगे। अब यदि मान लीजिए ज्योग्राफी बाय अभिषेक कुमार ना मिले तो अभिषेक कुमार ज्योग्राफी कर लेना भाई, नाम आगे पीछे करके देख लेना। तो जरा जब आप यहां पर कांटेक्ट करेंगे तो एक्चुअल में यहां पर आपको इस पूरे वीडियो की पीडीएफ तो मिलेगी ही मिलेगी। यदि आपको कोई भी सजेशन देना हो तो वो सजेशंस भी आपके कमेंट सेक्शन में भी इनवाइट हैं और यहां पर भी इनवाइट है। इज दैट क्लियर? समय समय पर यहां पर मैं इंफॉर्मेशन देते रहता हूं, एक्टिव रहता हूं यहां पर, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए जरा हम देखते हैं कि इसके भौतिक और साथ में आर्थिक प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं। जरा आप देखें कि वर्ल्ड में एक्चुअल में जितना भी जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन हो रहा है इसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा है और इसके इंपैक्ट के कारण ही एक चक्र होता है पूरे पर्यावरण में जिसे कॉल किया जाता है हाइड्रोलॉजिकल चक्र, या फिर इसी को कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। वो बचपन में हम पढ़ते हैं ना कि भाई एक वाटर बॉडी है, इस पर सौर्य तप पड़ रहा है और सौर्य तप पड़ने के कारण यहां पर इवेपोराइजेशन की एक्टिविटी हो रही है और यानी कि जलवाष्पन की क्रिया हो रही है और जलवाष्पन की क्रिया के द्वारा संघनन की क्रिया हो रही है और संघनन की क्रिया के द्वारा बादलों का निर्माण हो रहा है। यही बादल बाद में वर्षा करा रहे हैं और वर्षा के दौरान फिर ये माउंटेन्स पर जब ये जल बरस रहा है तो फिर नदियों के माध्यम से यह वापस से सागरीय क्षेत्र में आ जा रहा है। परंतु जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापन ने पृथ्वी पर हीट बजट की यदि हम बात करें या फिर पृथ्वी के ऊष्मा बजट की हम बात करें और ऊष्मीय चक्र की हम बात करें तो इसको बहुत ज्यादा इफेक्ट किया है और इसको इफेक्ट करने के परिणाम स्वरूप आप पाएंगे कि यह हाइड्रोलॉजिकल चक्र भी बिगड़ गया है। और जब हाइड्रोलॉजिकल चक्र बिगड़ता है तो इससे लगातार तापमान तो बढ़ता ही है और साथ में सूखे का खतरा भी उत्पन्न होता है जो पूरे पर्यावरण के लिए एक विकट समस्या है। और यही प्रभाव आपको देखने के लिए मिल रहा है अफ्रीका वाले क्षेत्र में। एक इमेज यहां पर मैंने आपको दिखाई है कि भाई यदि आप अफ्रीका को देखें तो यह अफ्रीका के वो क्षेत्र हैं जहां पर आपको तापमान सर्वाधिक देखने के लिए मिलेगा और बीते कुछ वर्षों में यह तापमान लगातार बढ़ रहा है और लगातार परिवर्तित रहा है। यानी कि पहले ये इतना नहीं था परंतु आज समय के साथ ये बढ़ता गया और आज ये सर्वाधिक तापमान वाले क्षेत्रों की कैटेगरी में आता है। ठीक, ऐसा क्यों हुआ? तो इसका एक कारण है क्योंकि यहां पर भौतिक और आर्थिक प्रभावों पर हमने ध्यान नहीं दिया। अब भौतिक और आर्थिक प्रभाव क्या होते हैं भाई? कि जहां पर जो कार्य करने की आवश्यकता थी हमने वहां पर वो कार्य नहीं किया। इसमें हाइड्रोलॉजिकल चक्र की एक अहम भूमिका रहती है। साथ में याद रखें कि यदि इस टॉपिक पर हम आए हैं तो जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक कारण है। ये जो डेटा लिखा हुआ है कि पिछली शताब्दी में यदि आप वैश्विक जनसंख्या को देखें तो वैश्विक जनसंख्या दुगनी से भी अधिक हो गई थी यहां। क्लियर? अब अफ्रीका की जनसंख्या दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। अब इसके कई कारण हो सकते हैं। इसके कारणों को देखते हुए और जनसंख्या को बढ़ता हुआ देखते हुए हम यह बोल सकते हैं कि भाई जनसंख्या बढ़ी तो जल की उपयोगिता बढ़ी और जल की उपयोगिता बढ़ी परंतु जल के संरक्षण पर आपने ध्यान नहीं दिया। और जब जल के संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जो आंकड़े लिखे हुए हैं ये आंकड़े बताते हैं कि सर लगभग 2050 तक आप पाएंगे कि ये जनसंख्या लगभग दुगनी हो जाएगी और जब दुगनी हो जाएगी तो यह जो संकट है यह और भी ज्यादा विकट हो सकता है आने वाले भविष्य में। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है ये तो सभी को पता है और सर्वज्ञात भी है, जलवायु परिवर्तन कि जो क्लाइमेट चेंज है इसने बहुत ज्यादा इफेक्ट कर दिया है। परंतु एक डेटा बताता है कि भाई अफ्रीका विश्व के ऐसे महाद्वीपों में शुमार है जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है। फिर हाउ इज दैट पॉसिबल कि ये जलवायु परिवर्तन के कारण यहां पर किसी प्रकार के जल स्रोत लगातार नष्ट हो रहे हैं? तो याद रखें इसके पीछे ऐसे देश रिस्पॉन्सिबल हैं जो कि जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार माने जाते हैं। अर्थात ऐसे देश जिनको हम बोलते हैं कि ये सबसे ज्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं। कारण क्या है कि जिन देशों के कारण जलवायु परिवर्तन हो रहा है वे देश तो उस परिवर्तन के दुष्प्रभावों से निपटने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं ही उन दुष्प्रभावों से निपटने के लिए पहले ही एक ढांचा तैयार कर चुके हैं कि सर यदि मैंने न्यूक्लियर बॉम्ब फेंका तो उसका इंपैक्ट मेरे ऊपर ना हो, इसके लिए पहले ही मैंने न्यूक्लियर अम्ब्रेला बना लिया। यहां पर सभी देश जैसे यूएसए आता है, रसिया आता है, पश्चिमी देशों में जितने भी देश आते हैं यानी कि यूरोप नेशंस जो हैं, इन सभी को पता है कि जलवायु परिवर्तन से क्या क्या इंपैक्ट होने वाला है, नेगेटिव इंपैक्ट होने वाला है। तो उसके लिए पहले ही कारगर उपाय उन्होंने कर रखे हैं।
वहीं पर जो भूटान और अफ्रीका महाद्वीप के कई देश, नेपाल जैसे देश हैं, इन्होंने जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी कारणों को ही नहीं अपनाया है, अर्थात ये जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम रिस्पॉन्सिबल हैं। यदि आप देखें तो ये प्राकृतिक चीजों पर ज्यादा भरोसा करते हैं, और जब इनको पता ही नहीं है कि जलवायु परिवर्तन होता किससे है, तो इन्होंने उसके प्रभावों से बचने के लिए सबसे कम कार्य भी किया है। और जब इन्होंने सबसे कम कार्य भी किया है, आई थिंक आप समझ पाए होंगे कि मैंने किस वे में बात की है। तो ये जलवायु परिवर्तन के लिए सबसे कम रिस्पॉन्सिबल है, बावजूद इसके ये प्रभावों के प्रति संवेदनशील है, यानी कि इससे जो नेगेटिव इंपैक्ट होगा उसके प्रति ये बहुत ज्यादा सेंसिबल है। और इसीलिए अफ्रीका महाद्वीप में आज जो समस्या आपको विद्यमान दिखाई दे रही है वो बहुत ही ज्यादा सघन हो जाती है, बहुत ही ज्यादा गहन समस्या हो जाती है। इसमें एक फोटो हमें बहुत ज्यादा चौंकाने वाली लगती है। कारण यह है कि भाई ऐसी स्थिति शायद ही आपने देखी हो कि दो बच्चे आपस में लड़ रहे हैं, वो भी पानी के एक पाउच के लिए। अब ऐसा ना हो तो हमारे लिए क्या। तो जैसा कि मैं अपनी पेड क्लासेस में भी बोलता हूं और यहां पर भी बोलता हूं कि इसके लिए ज्यादा कुछ नहीं, आपको एक पौधा लगाना है, ना केवल 5 जून को, बल्कि कभी भी लगाएं और उसकी रक्षा करें। यह बहुत हद तक जलवायु परिवर्तन को रोक सकता है और बहुत हद तक इन सभी समस्याओं की जड़ को खत्म कर सकता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपना रिस्पेक्टिव कमेंट यहां पर ड्रॉप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा वीडियो आपके यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।